क्या देश का युवा जहर के काले कारोबार में अपनी जिंदगी तबाह कर रहा है? इस देश का भविष्य जिन युवाओं के हाथों में होना चाहिए, आखिर क्यों और कैसे अपना सब कुछ तबाह करने पर वो युवा आमादा हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। रुपया रुपया और सिर्फ रुपया। काम जहर के काले कारोबार का और इस काले कारोबार में दिखता है रुपया। काम जिंदगी को तबाह करने का, लेकिन दिखता है सिर्फ रुपया। काम भविष्य खराब करने का, लेकिन दिखता है सिर्फ रुपया। हैरत तो इस बात की है कि हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा युवा इस जहर के कारोबार को बखूबी अपना चुका है और लाखों करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर रहा है। पकड़े गए 200 करोड़ के ड्रग्स किसके? कौन है जहर के काले कारोबार का पार्टनर? पिछले दिनों मुंबई एनसीबी ने 200 करोड़ रुपए की कीमत के ड्रग्स को बरामद किया था। काले जहर का खुलासा होते हुए मुंबई एनसीबी ने आगे की कार्रवाई की तो 6 लोग गिरफ्तार किए गए। अब मुंबई एनसीबी ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो काले कारोबार के पूरे नेटवर्क को खंगाल डाला। तो पता चला इस कारोबार के पीछे देश के वो युवा हैं जो देश का भविष्य है, लेकिन रुपया रुपया और सिर्फ रुपया के लिए अपनी और देश के दूसरे युवाओं की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। आरोपी नंबर 1 नाम नवीन चिचकर, कार्टेल का मुख्य आरोपी, शिक्षा लंदन से फिल्म एंड टेलीविजन कोर्स। आरोपी नंबर 2 धंधा ड्रग्स का, पढ़ाई विदेश से ग्रेजुएशन। आरोपी नंबर 3 धंधा ड्रग्स का, पढ़ाई विदेश से ग्रेजुएशन। मुंबई एनसीबी ने अपनी जांच में छोटे और बड़े कई लोगों पर कार्रवाई की है, लेकिन पूरे जांच के दौरान जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि इसके मुख्य आरोपी ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं और काले कारोबार का धंधा कर रहे हैं। इस नेटवर्क का मुख्य आरोपी नवीन चिचकर विदेश में बैठकर अपना धंधा चला रहा है और काले कारोबार को आगे बढ़ा रहा है। अब तक की गई जांच से पता चला है कि ये सिंडिकेट विदेश में रहने वाले लोगों के लिए एक समूह के जरिए संचालित किया जा रहा है और जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों की कुछ मात्रा अमेरिका से मुंबई लाई गई थी और कुरियर या छोटी कार्गो सेवाओं और ह्यूमन कैरियर के माध्यम से भारत और विदेश में कई रिसीवरों को भेजी जा रही थी। मुंबई से पारस दामा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई कर चुके ये युवा जहर का कारोबार सिर्फ और सिर्फ रुपयों के लिए कर रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 2 सालों में ये करोड़ों रुपए के ड्रग्स जो हैं वो बेच चुके हैं। एजेंसी की जांच के मुताबिक आरोपी 2 साल में 80-90 किलोग्राम कोकेन बेच चुके हैं, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखी जाए तो वो करीब 12 से 15 करोड़ रुपए प्रति किलो है। इसके अलावा आरोपियों ने 2 साल में करीब 60 किलो हाइब्रिड स्ट्रेन हाइड्रोपोनिक वीड बेची है, जिसकी कीमत लगभग 80 लाख से 1 करोड़ रुपए प्रति किलोग्राम होती है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। आखिरकार फडणवीस कैबिनेट के सबसे विवादी मंत्री धनंजय मुंडे को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे की वजह सरपंच संतोष देशमुख की हत्या में धनंजय मुंडे के दाहिने हाथ वाल्मीकि कराड़ का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आना है। ये तस्वीरें बताती हैं कि बीड़ के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या किस क्रूरता से की गई। इन तस्वीरों के मीडिया में आने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर इतना दबाव बढ़ा कि उन्हें मंत्री धनंजय मुंडे का इस्तीफा लेना पड़ा। वो पहले इस्तीफा लेने में हिचक रहे थे। महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है।
9 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र के बीड जिले के मसाजोग तहसील के सरपंच संतोष देशमुख को अगवा कर उनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या की वजह फिरौती बताई गई। दरअसल बीड में पवन चक्की के मालिक से करोड़ों की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन सरपंच ने इसका विरोध किया। जांच में सामने आया है कि हत्या का मास्टरमाइंड धनंजय मुंडे का दाहिना हाथ वाल्मीकि कराड है। विपक्ष हत्या के बाद से ही मुंडे के इस्तीफे की मांग कर रहा था कि एक रेजिग्नेशन से कुछ होने वाला नहीं है। चार्जशीट अमेंड होनी चाहिए, इम्प्रोवाइज चार्जशीट आनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये सारा मामला होना चाहिए। और सबसे अहम बात यही है कि जो भी उस फोटो में है, जिन्होंने अत्याचार किए हैं, जिन्होंने ये मर्डर किए, उसे पब्लिकली हैंग किया चाहिए। ये सब फोटो सरकार के पास थे, हमारे पास थे, तो सरकार को क्या फोटो देख के दुख नहीं लग रहा था? इतनी देरी क्यों कर दी? इतनी देरी क्यों कर दी इस्तीफा लेने में? जिस तरीके से मारा गया, मुझे नहीं लगता पूरे भारत में ऐसी कोई राजकीय हत्या हुई है, ऐसी कोई सियासती मर्डर हुआ है। तो फिर ये सरकार क्या कर रही थी? हाथ में फोटो रख के क्या सोई थी क्या? इस्तीफे के बाद धनंजय मुंडे ने ट्वीट कर कहा कि संतोष देशमुख हत्या की तस्वीरें सामने आने के बाद से वो व्यथित हैं और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के लिए धनंजय मुंडे का इस्तीफा लेना इतना आसान नहीं था। देवेंद्र फडणवीस और धनंजय मुंडे की दोस्ती जग जाहिर है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वहीं मुंडे अजीत पवार के विश्वास पात्र थे। फडणवीस सरकार के एक और मंत्री माणिक राव कोकाटे का भविष्य भी अधर में लटका हुआ है। नासिक की एक अदालत में उनके खिलाफ सुनवाई चल रही है। उन्हें मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोटे से गलत तरीके से आवासीय फ्लैट लेने के मामले में दोषी ठहराया गया है। उन्होंने अपनी सजा पर रोक के लिए अदालत में याचिका दायर की है और 5 मार्च को इस पर फैसला आने की उम्मीद है। अगर पक्ष में फैसला नहीं आया तो हफ्ते भर में फडणवीस सरकार के लिए ये दूसरा झटका होगा। मुंबई से रौनक कुकड़े की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। खबर अब बिहार से, जहां बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को बिहार का बजट पेश किया, लेकिन विपक्ष के नेता इससे निराश नजर आए। बजट के एक दिन बाद बिहार विधानसभा की कार्रवाई में हल्की गर्मागर्मी नजर आई। हालात ये रहे कि हल्की नोकझोंक भी हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। क्या आपके पिता ने अब शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया। इसे आप कह सकते हैं बिहार विधानसभा का महासंग्राम सेशन। अरे नागपुर गए हैं। मेरा परिवार अरे ही नागपुर श्रेष्ठ गए होगा। क्या? इनको गलतफहमी निकाल देना चाहिए। आप इसे बिहार विधानसभा का नोक झोंक सेशन भी कह सकते हैं। बिहार बजट के एक दिन बाद सदन में हाल कुछ ऐसा ही दिखा, जब तेजस्वी यादव के संबोधन से सदन में गर्मा गर्मी का माहौल बन गया और फिर तेजस्वी और सम्राट चौधरी आमने सामने आ गए। सम्राट चौधरी जी यहाँ बैठे हैं। हम इनके पिता का नाम इस सदन में नहीं लेना चाहते। इनके पिता का भाषण गांधी मैदान में या भाजपा के रैलियों में मुख्यमंत्री जी के प्रति क्या था? देश का अगर सबसे मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी। हमने तो नहीं बोला। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था, ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद थे। विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे छोड़िए ना। खड़ा होके बोलिए नहीं, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया। आपके पिताजी ने
लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। बच्चे हो, क्या पता है आप लोगों का? बिहार विधानसभा में माहौल इतना बिगड़ा कि सीएम नीतीश कुमार के मूड को बिगाड़ दिया, तो रही सही कसर उन्होंने भी पूरी कर डाली। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था, ये सब फालतू छोड़ो। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया। क्यों दिखाना चाहते हैं कि आप फोन करने वाले लोग? इसी साल अक्टूबर में बिहार में विधानसभा चुनाव है। चुनाव में एनडीए और आरजेडी के बीच जो होगा सो होगा, लेकिन बिहार विधानसभा से ही चुनावी माहौल दिखने लगा है। पटना से प्रभाकर कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया। खबर अब पंजाब से। एक तरफ सूबे के किसान अपनी मांगों को लेकर लामबंद हैं, तो दूसरी तरफ किसान नेताओं के घर पर पंजाब पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। आखिर क्यों गुस्से में है मान सरकार, ये रिपोर्ट देखिए। मैं तो पब्लिक वास्ते नाराज होऊंगा, मैं आपके वास्ते कभी नाराज नहीं। मेरी हाथ बन के बेनती है, ना तंग करो लोगों को। पंजाब वैसे भी धरनियां वाली स्टेट बनता जा रहा है। गुस्से च आ गया, अद्ध विचाले मीटिंग छड़ के चलो जो होया सब गया ते जाओ तुसी कर लो। मीटिंग बेसिट्टा रही, सीएम साहब तलखी च आ गए सी। किसानों की बात कौन सुनेगा? ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਡਰ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। किसानों का मान कौन रखेगा? किसानों की हकीकत कुछ और है और उनकी समस्याओं को सुलझाने का फसाना कुछ और। पंजाब में किसान अपनी मांगों को लेकर लामबंद है, अपनी जिद पर अड़े हैं, तो मान सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आगे जरूर बढ़े, लेकिन नतीजा सिफर रहा। और तो और वो भड़क गए तो किसान नेताओं के घर पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई होने लगी। ने देखा भी लगभग रात से ही जितने भी पंजाब में लगभग 35 यूनियन सेस के हम पंजाब की, तो उनके घरों में उनके बड़े लीडर, बहुत से बड़े लीडरों को घरों से उठा लिया गया, बहुत सौ को नजरबंद किया गया। कई बार स्वयं भगवंत मान जी ने किसान मजदूर लहर के ऊपर हमला किया। या तो आप कोई जगह दे देते, उन्होंने 34 और जो मुझे मालूम 17 ट्रैक्टर मांगा था, तो दे देते, कोई जगह दे देते, वहां लोकतंत्र में आप अपनी बात कर लेते। निपटता तो भी ठीक है, नहीं निपटता तो भी ठीक है। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ, ਸੜਕ ਰੋਕੋ, पाइप रोको, आ रोको और रोको करके नुकसान है। पंजाब का बहुत नुकसान हो रहा है, इकनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है। पंजाब वैसे भी धरनियां वाली स्टेट बनता जा रहा है। मेरी नरमाई नूं ये ना समझा जाए कि मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता।